बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपके सामने प्रोफेसर रिजवान आसिम एक न्यू लेक्चर के साथ। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है सेल्स टैक्स से, कि सेल्स टैक्स क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और एक पर्सन जो है जिस पे सेल टैक्स लागू होता है वो उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट की कर सकता है, या इसके साथ ये भी है कि किस अमाउंट पर हमें टैक्स पे करना होगा और कौन सी अमाउंट पे हमें टैक्स पे नहीं करना। ये कुछ चीज़ें जानने के लिए आज का जो लेक्चर है ये सेल्स टैक्स से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा। इसमें कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम इसके पार्ट को समझाया जाए कि क्या क्या इसके अंदर आइटम्स आती हैं, टर्म्स कौन सी यूज़ होती हैं, उन टर्म्स को एक्सप्लेन करना, उनकी कैलकुलेशन करना, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है तो स्पेशली इसका ओवरऑल एक व्यू देखने के लिए, इंट्रोडक्शन करने समझने के लिए कि सेल्स टैक्स क्या है, टर्म्स क्या है इसकी, और इसके अंदर क्या कुछ सीखा जाएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं हम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं जी हम इसमें से। हमने एक सिंपल वर्ड सुना होगा सेल्स टैक्स। अब ये सेल टैक्स है क्या, इसको दो मानी में देखा जाता है कि सेल्स टैक्स है क्या। हमारा दो पार्ट्स में से देखेंगे हम। पहला जो पार्ट आता है बेटा, इसे हम कहेंगे जी इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स देखिए, एक दुकानदार है, वो चीज़ को परचेज करके लेकर आता है और उस चीज़ को जब खरीदेगा तो उसके अंदर उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स जो आता है वो पे करके फिर ख़रीद कर लेकर आएगा। फिर उसके बाद फिर वो चीज़ को बेचेगा। नेक्स्ट जब बेचेगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा हायर प्राइस पे बेचेगा, तो चीज़ सेल करेगा तो फिर वो दोबारा उसकी जितने पे सेल करेगा उस पे फिर टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स होगा। तो इस तरह दो बार टैक्स लगता है एक आइटम के ऊपर। एक बार जब चीज़ परचेज की है उस पर हम पे करके आते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस जितने में ख़रीदते हैं, परचेजिंग प्राइस के अंदर टैक्स शामिल होता है। दूसरा, जब हम चीज़ सेल करेंगे फिर टैक्स लगेगा। तो यहाँ बज़ाहिर तो लग रहा है कि हम दो बार टैक्स पे करते हैं, तो बेसिकली दो बार नहीं होता तो एक बार ही है। अब वो कैसे एक बार है वो हमने देखना है। तो जब हम चीज़ ख़रीदते हैं तो ख़रीदते वक्त जब हम परचेज प्राइस पे करते हैं तो उस वक्त अपनी परचेजिंग के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं उसे हम नाम देते हैं इनपुट टैक्स। ये हमारा इनपुट कहलाता है। और दूसरी जो साइड होती है वो हमारी आउटपुट टैक्स कहलाता है। मतलब आउटपुट बेसिकली हमारी सेल को कहते हैं। तो जितनी सेल करेंगे, जो हम बेचेंगे चीज़, उससे हमें जो रिसीविंग आएगी, वो जो सेल प्राइस होगा उसके ऊपर हम जो टैक्स बनता है उसे हम नाम देंगे आउटपुट टैक्स। तो फिर हम ये टैक्स पे करेंगे या ये करेंगे, इस सिस्टम के अंदर देखना भी यही है। बेसिकली जो हम चीज़ सेल कर रहे होते हैं उस पर जो टैक्स होता है वो टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। लेकिन हम यहाँ भी पे करके आए होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप एक काम करें, इनका डिफरेंस लें,
जितना हमारा ये टैक्स बनता है, सपोज कि ये ₹1000 टैक्स बना हमारा और हम 700 पे करके आ चुके हैं, इधर हमने पे किया है, तो गवर्नमेंट ने हमें एक सिस्टम दिया है कि आपने पे 1000 ही करना है अपनी सेल प्राइस वाली अमाउंट। तो फिर करें ऐसा कि इस 1000 में से ये जो इनपुट परचेज करते वक्त जो आपने टैक्स पे किया उससे माइनस कर दें, क्योंकि ये पे हो चुका है। तो बाकी जो बचेगा आप वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दें। तो हमने क्या करना होता है, इस आउटपुट में से इनपुट वाला माइनस कर देना होता है। तो जो डिफरेंस है उसे हम नाम देंगे टैक्स पेएबल का, सेल्स टैक्स पेएबल। ये कैलकुलेशन करनी है हमें, जो इसके न्यूमेरिकल जो हम करेंगे उसमें ये कैलकुलेशन, इस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है हमने। ये कितना होगा, तो इसके लिए हमें ये टैक्स मालूम होना चाहिए, ये कैलकुलेट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर डिफरेंस जो होगा जो ये कैलकुलेट करना वो हमने बताना है, न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है कि कितना टैक्स हम पे करेंगे। मतलब इनपुट में कितना पे हो चुका है, आउटपुट में कितना, और इनका डिफरेंस, और डिफरेंस अब हमने पे करना है, वो कितना पे करना, यही कैलकुलेट करना हमारा पूरा मेन आंसर होगा, यही काम हमने करना है। तो इसको हमने समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ इनपुट आइटम्स, अच्छा ये जो माइनस करना होता है इसे नाम देते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट का। मतलब इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स का माइनस करना, इसका ये डिफरेंस लेना, ये कहलाता है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, कि एडजस्ट कर रहे हैं इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से। तो हमने यहाँ ये भी देखेंगे किन आइटम्स के ऊपर हमें इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट की इजाज़त है और किन आइटम के ऊपर इनपुट टैक्स की इजाज़त नहीं है हमें, वो हम चेक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जी कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी इसके अंदर, सेल्स टैक्स के अंदर, इस सारे सिस्टम में, वो मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा। यहाँ पर जो हम चीज़ सेल करते हैं उसको 4 तरह से उसे 4 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, टर्म्स यूज़ की जाती हैं सेल के लिए। पहली तो आइटम वो होगी, वो खुद सेल्स ही है, सेल्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। दूसरा आपके न्यूमेरिकल में वर्ड यूज़ हो सकता है जी आउटपुट। सेल्स का दूसरा नाम जो वर्ड यूज़ किया जाएगा जनरली वो आता है जी आउटपुट। तीसरा जो नाम यूज़ किया जाएगा वो होगा सप्लाईज। और जो फोर्थ वन वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाएगा वो होगा टर्नओवर। इस तरह एक ही चीज़ के 4 नाम यूज़ किए जाएंगे न्यूमेरिकल में, सेल्स, आउटपुट, सप्लाईज या टर्नओवर। ये 4 नाम यूज़ किए जाएंगे सेल्स से रिलेटेड। फिर कुछ पर्सन्स की इंफॉर्मेशन होगी। हमने यहाँ पर ये देखना है कि जिन पार्टी से हम डील करने जा रहे हैं, जिन पार्टीज को हम चीज़ सेल करते हैं या जिन पार्टी से हम चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं या उन्हें सेल करते हैं, आया कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान के अंदर टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उससे रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो इस तरह से पर्सन जो होगा वो 2 तरह के होंगे हमारे, मतलब इनकी 2 कैटेगरीज हो जाएंगे, या तो वो रजिस्टर्ड होंगे या फिर नॉन रजिस्टर्ड होंगे।
रजिस्टर्ड पर्सन होंगे या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होंगे हमारे। तो इस पर टैक्स रेट भी डिफरेंट लागू होगा। जब हम चीज सेल करेंगे तो इसमें किस बंदे पर कितना परचेजिंग करने से या सेल करने पर टैक्स के रेट्स में क्या फ़र्क आता है हमारे, वो भी डिफरेंट होगा यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट जाके आपको समझाऊंगा इस चीज़ के बारे में। तो इन पर्सन को या तो इनका वर्ड यूज़ किया जाएगा न्यूमेरिकल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, कि बंदा रजिस्टर्ड है, मतलब सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, कि किसी रजिस्टर्ड बंदे को सेल किया है, या परचेज फ्रॉम आ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन से हमने चीज़ परचेज कर लिया, ऐसे लिखा होगा, या इनके इशू करदा इनवॉइस दी गई होगी। तो फिर हमें वहाँ से खुद समझना होगा कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है। तो वो कैसे पता चलेगा जी? जो इनवॉइस होगी ये भी दो तरह की आएंगी जी। जो कि हमारे रजिस्टर्ड बंदे हैं, ये जो इनवॉइस इशू करेंगे इन्हें हम कहते हैं जी टैक्स इनवॉइस। रजिस्टर्ड बंदे जब हम खुद तो रजिस्टर्ड हैं ही हैं, हम अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जब हम किसी से परचेज करके लाते हैं तो हमें वो जो इनवॉइस इशू करेंगे वो आएगी। अगर रजिस्टर्ड बंदे से हमने चीज़ परचेज कर लिया तो वो आती है टैक्स इनवॉइस। वो जो बंदा इनवॉइस, उसमें आपकी चीज़ की परचेज प्राइस, आपकी एक्चुअल उसकी परचेज सेल प्राइस है, प्लस जो GST जनरल सेल्स टैक्स बनता है वो हम शामिल होता है, उसकी सारी कैलकुलेशन लिखी होती है। जबकि जब हम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से चीज़ खरीदते हैं, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेंगे तो जो इनवॉइस इशू करेगा उसे हम कहेंगे कमर्शियल इनवॉइस। ठीक है जी, कि रजिस्टर्ड बंदे से जब चीज़ परचेज करेंगे तो वो हम खरीद के लेकर आए हैं तो वो हमें चीज़ों के खरीदने पर एक इनवॉइस इशू कर देगा, उस इनवॉइस को कहेंगे टैक्स इनवॉइस। और अगर हमने किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से किया परचेज की तो वो हमें जो रसीद देगा उसके अंदर टैक्स की कैलकुलेशन बाकायदा अलग से नहीं दी गई होगी। तो वो जो हमें इशू करेगा इनवॉइस, उसे हम नाम देंगे कमर्शियल इनवॉइस। तो हम इस तरह से अगर पर्सन से रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन हमें ना दी गई हो, देन हम इनवॉइस देखेंगे, हमें ये बताया गया होगा या ये बताया गया होगा कि इनवॉइस कौन सी है। इनवॉइस अगर तो टैक्स इनवॉइस है, उनके टैक्स इनवॉइस लिखा है कि गुड्स परचेज अगेंस्ट टैक्स इनवॉइसेस, तो फिर मतलब रजिस्टर्ड बंदे से खरीदी हमने। और अगर ये कह दिया जाए कि गुड्स परचेज फ्रॉम बाय कमर्शियल इनवॉइसेस, गुड्स परचेज अगेंस्ट कमर्शियल इनवॉइसेस, तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, नॉन रजिस्टर्ड बंदे से परचेज की है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की बात है, जैसे मैंने ये बताया कि आउटपुट में से इनपुट टैक्स का माइनस करना, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स का माइनस करना हमारा इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कहलाता है। अब कौन सा बंदे से चीज़ परचेज की हुई हम इनपुट माइनस कर सकते हैं और कौन से हमें इनपुट टैक्स की इजाज़त एडजस्टमेंट की इजाज़त नहीं होगी, वो हमने देखनी है। यहाँ पर अलाउड, नॉट अलाउड, कब हमें अलाउ होगी, मतलब आउटपुट में से
इनपुट टैक्स का माइनस करना, कब हमें अलाउ होगा, कब अलाउ नहीं होगा, या किन आइटम पे अलाउ होगा, किन पे नहीं होगा। तो इसमें जो मेन चीज़ है बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्स इनवॉइसेस के नाम पर अगर हमने चीज़ परचेज की है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से या उनके टैक्स इनवॉइसेस अगेंस्ट, तो हमें आउटपुट में टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करने की इजाज़त होगी। लेकिन अगर हमने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से की है तो फिर अलाउ नहीं होगी हमें। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन और कमर्शियल इनवॉइस, ठीक है। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन या कमर्शियल इनवॉइस के अगेंस्ट की हुई परचेजिंग हमें अलाउ नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? अब देखिए, जो बंदा होता है रजिस्टर्ड, उसकी इंफॉर्मेशन तो गवर्नमेंट के पास होती है कि जी, अब गवर्नमेंट को पता होता है कि जी इस बंदे से ख़रीदा है, और दोनों के वो चेक कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि वाकई ही ये बंदे ऑथेंटिक है कि इससे सपोज कि 50,000 की चीज़ परचेज़ की है और हमने इनपुट टैक्स में 50,000 रुपया लिख रहे हैं, तो दोनों की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। तो जब दोनों की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है तो फिर क्या होगा, तो गवर्नमेंट फिर कहती है ठीक है आप इसे माइनस कर सकते हैं। लेकिन नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, अब एक बंदा ही रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं जाती। जब गवर्नमेंट के पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर क्या होगा, जब गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम हो सकता है यहाँ पे घपला कर लें, यहाँ पे टैक्स इवेट करें, बचाएं अपना टैक्स, चोरी कर लें टैक्स। तो जहाँ पे 50,000 हमारा टैक्स बनता है इनपुट टैक्स, हम उधर वहाँ पे 80,000 लिख लें, 70,000 लिख लें। गवर्नमेंट के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है? तो फिर इस केस में क्योंकि अवाम, हम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को चीट कर सकते हैं, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि न, आप नॉन रजिस्टर्ड से खरीदेंगे चाहे आप सही भी हैं तो हम आपका टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं जाती नॉन रजिस्टर्ड पर्सन की। रजिस्टर्ड होगा तो वो फाइल करेगा ना, अपनी वो रिटर्न फाइल करेगा तो गवर्नमेंट को मालूमात होंगी। लिहाजा यहाँ पे हो सकता है अपनी चीज़ परचेज ही ना की हो, वैसे ही इनपुट टैक्स ऐड किए जाएं, तो वो भी गलत है। लिहाजा इसी वजूहात को देखते हुए गवर्नमेंट नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से की हुई परचेजिंग पर किसी किस्म का टैक्स अलाउ, इनपुट टैक्स अलाउ, एडजस्टमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती। अच्छा, बात हमने ये देखा कि चीज़ एक बार सेल कर दी है, सेल कर दी गई है, अब वो वापस भी आ सकती है। हो सकता है हमारा कस्टमर हमें वापस दे दे, या हमने जो चीज़ परचेज़ की है वो हमारे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ठीक नहीं आई, हम उसे रिटर्न कर दें। तो उसकी यहाँ वर्डिंग क्या यूज़ की गई होगी, कौन सी टर्म यूज़ की गई होगी यहाँ पर टैक्स पर्पस के लिए, तो वो भी मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ। रिटर्न, अगर हमने चीज़ रिटर्न कर दी है, हमने परचेज शुदा जो चीज़ परचेज करके लाए हैं वो किसी को वापस की है, तो उसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न, या इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा रिटर्न टू सप्लायर, या टर्न टू क्रेडिटर, ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। या यूज़ होगा वर्ड रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हमने जो चीज़ परचेज की हुई थी अब हम वापस बिजनेस से बाहर जा रही है, तो इसलिए रिटर्न आउटवर्ड का यूज़ होगा। और एक जो जनरल सा वर्ड यूज़ होता है हमारे
इस क्वेश्चन के नॉर्मली आंसर वो होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट, तो डेबिट नोट का मतलब भी हमारे यहाँ पे परचेज रिटर्न ही होगा। तो मैंने आपके सामने 5 नाम लिखे हैं, किसी भी नाम से ये आपको रिटर्न आ सकती है। तो चूंकि चीज़ परचेज की होती है, तो जिस तरह से हम अकाउंटिंग के अंदर परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करते हैं, इसी तरह इनपुट टैक्स में से जो रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, उसका टैक्स जितना बनता है वो माइनस कर देते होते हैं। क्योंकि वो अब हमारी परचेज नहीं रही, तो परचेज वाला टैक्स भी हम नहीं रखेंगे, उसे माइनस कर देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे पास जो आती है वो चीज़ आएगी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का पहला नाम कि हम जो चीज़ सेल की है, हमारा बंदा हमें, जिससे कस्टमर है वो वापस दे सकता है, हमें ये चीज़ रिटर्न कर दे, किसी भी वजह से आ सकती है वापस। इसका दूसरा नाम रिटर्न बाय कस्टमर। रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने चीज़ रिटर्न कर दी है, या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर आ सकते हैं। इसका नेक्स्ट वर्ड यूज हो सकता है रिटर्न फ्रॉम डेटर। डेटर भी वर्ड हो सकता है कि वो अब चूंकि हमने चीज़, अच्छा जो चीज़ रिटर्न होती है वो नॉर्मली क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन है उस पर ही चीज़ रिटर्न होती है। तो जिस बंदे को हमने क्रेडिट पर चीज़ सेल की होगी वो हमारा डेटर होगा। जब वो चीज़ वापस कर देगा तो फिर इसका मतलब हमारे डेटर्स कम हो गए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, मतलब डेटर से रिटर्न आ रही है। एक रिटर्न ये भी यूज़ हो सकती है रिटर्न इनवर्ड। अब चूंकि सेल जो चीज़ करते हैं वो बिजनेस से बाहर होती है, अब बाहर वाले बंदे ने चीज़ें वापस बिजनेस के अंदर वापस की हैं, तो इसे हम नाम देंगे रिटर्न इनवर्ड। बिजनेस के अंदर आ रही है रिटर्न हमारी। और लास्ट पे एक जो वर्ड जो बिजनेस इसमें यूज़ होगा टैक्स पर्पस के लिए वो होगा जी क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, अब इस क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इन्हें क्यों कहते हैं? अब इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि सपोज ए और बी दो बंदे हैं, इन्होंने आपस में चीज़ सेल की है। देखिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। अब इन्होंने आपस में की हैं चीज़ें सेल। ₹500 की चीज़ सेल हुई, सपोज B2 सेल, ये एंट्री कर दी ₹500 से। वो बंदा क्या करेगा? परचेज करेगा। ये चीज़ सेल परचेज होगी, ट्रेड होगी इन दोनों के दरमियान। बाद में इस बंदे ने चीज़ वापस की है जिसने खरीदी थी, उसने कहा कि मुनासिब नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा से उसका आइटम, उसने हमें वापस कर दी। एंटी उल्टेंगे, उलट करेंगे, क्या होगा? A2 परचेज रिटर्न अकाउंट। सपोज कि 100 की चीज़ें वापस आई हैं और ये आ जाएगा जी सेल्स रिटर्न काउंट टू बी अकाउंट। अब यहाँ जो मेन चीज़ देखने वाली है, यहाँ से हम समझे कि रिटर्न का नाम, परचेज रिटर्न का नाम डेबिट नोट क्यों है और क्रेडिट नोट का मतलब सेल रिटर्न क्यों है। तो ज़रा देखें, ये चीज़ जब चीज़ सेल की थी तो इस पर्सन को क्या किया गया था? बी के नाम को
डेबिट किया गया था, बी के नाम को डेबिट कर दिया गया था। और जब चीज़ हमने रिटर्न हुई है, जब चीज़ रिटर्न हुई है तो रिटर्न के वक्त ये इसने इसके नाम को कर दिया है क्रेडिट। तो ये बंदा रिटर्न के वक्त एक रिटर्न मैसेज भेजेगा उस बंदे को, रिटर्न फॉर्म में पैगाम भेजेगा कि मैं आपके नाम को, चूँकि आपने 100 रुपीज़ मैंने आपके पैसे रिसीव करने थे, 500 100 रुपये आपने मुझे वापस कर दिए हैं, तो इसलिए इतने नाम पर मैं आपकी चीज़ को, आपके नाम को क्रेडिट कर रहा हूँ अपनी बुक्स में, मतलब पैसे कम कर रहा हूँ। तो डेबिट था तो अब क्या किया, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या है जी, सेल रिटर्न, इसने सेल रिटर्न है कि वो आपने मुझे रिटर्न कर दी, मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूँ। तो ये सेल रिटर्न इतने अमाउंट से डेबिट कर रहा हूँ, तो इसलिए सेल रिटर्न को नाम दिया गया है डेबिट क्रेडिट नोट का। तो वो जो इन्फॉर्म करने के लिए लेटर लिखेंगे उसको रिटर्न फॉर्म में, उससे हम नोट कहते हैं, क्रेडिट नोट। अब इसी तरह यहाँ पे आए, जब चीज़ परचेज़ की इसका नाम क्या था, क्रेडिट हुआ था, जब रिटर्न होगी इसने इसके नाम को क्या कर दिया है, डेबिट। अब ये तो परचेज रिटर्न है ना, तो परचेज रिटर्न पर्सन डेबिट किया है, लिहाजा ये बंदा बी बंदा ए को इन्फॉर्म करेगा कि मैं इस अमाउंट से आपके नाम को 100 जो है हमें आपके नाम को डेबिट कर रहा हूँ, मतलब अब आपको मैंने इतना पे नहीं करना, ये आपको मैं चीज़ें वापस कर रहा हूँ, इसलिए आपके नाम को भी डेबिट कर रहा हूँ। तो ये उस नोट के थ्रू बताया गया, से हम कहते हैं क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, तो डेबिट नोट फिर क्या हुआ, परचेज रिटर्न, इसलिए इनका वर्ड डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का वर्ड यूज़ करते हैं। आज तक के लिए इतना ही सिर्फ है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको मैं आज ये लेक्चर जो है, जितना मैंने कोशिश की कुछ टर्म को समझाने के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मज़ीद थोड़ा सा इसका समझाने के लिए मैं हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही है जी, अल्लाह हाफिज़।